नमस्कार, द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। हम आगे आपको दिखाने वाले हैं 24 की फाइट ब्लूप्रिंट आउट। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले उस खबर के बारे में आपको बता दें, बीजेपी की दरअसल एक बड़ी बैठक आज चल रही है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसी के मद्देनजर बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में पहुंचे हैं। 5 चुनावी राज्यों को लेकर आज मंथन जारी है। जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद। तो दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और महत्वपूर्ण यह है कि खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। तो दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। आने वाले दिनों में जो कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, माना यही जा रहा है कि उसी के मद्देनजर रणनीति तैयार की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अमूमन इस तरह की बैठकें उसके बाद नजर आती हैं, लेकिन आप बीजेपी की जरा तैयारी देखिए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी से शुरू हो गई है। खुद प्रधानमंत्री भी, महत्वपूर्ण यह है, खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, उस तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश से लेकर आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और उसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक का नतीजा क्या होता है, इस बैठक का पूरा एजेंडा क्या है, ये तमाम बातें आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो चुनाव को लेकर आप देखिए बीजेपी कैसे पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रमन सिंह को आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। अब इस बैठक में आखिर क्या तय किया जाएगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्या कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है? भूपेंद्र यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज की इस बैठक का जो एजेंडा है, आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, उसी की तैयारी के मद्देनजर पीएम मोदी खुद इस बैठक में पहुंचे हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो तो खैर मौजूद हैं ही। कैलाश विजयवर्गीय को भी आपने देखा इन तस्वीरों में। तो मंथन जारी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या छत्तीसगढ़, यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। खास तौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती यह कि कैसे सत्ता में वापसी करें और मध्य प्रदेश में कैसे सत्ता में बने रहें, यह चुनौती उनके सामने। और राजस्थान में तो खास तौर पर जिस तरीके से चेहरे की लड़ाई नजर आ रही है, वहां बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्या यह अभी तय हो पाएगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। मंथन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक का हिस्सा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में है। क्योंकि ये जो विधानसभा के चुनाव होंगे 5 राज्यों में, ये लोकसभा चुनाव के पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। आप कह सकते हैं सेमीफाइनल मुकाबला है। जिन राज्यों में जिसकी सरकार बनेगी, परसेप्शन के लिहाज से आगामी 2024 के चुनाव में उनकी दावेदारी मजबूत नजर आएगी। हालांकि क्या होगा 2024 में, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। और इस बैठक से जुड़ी और भी कुछ जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। जैसे ही हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज ये जो मंथन का दौर जारी है, आखिर क्या इसका एजेंडा है। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी जानने का। जी हां, दिल्ली में आज की बड़ी सियासी हलचल का सिरा कैसे 2024 के चुनाव से जुड़ रहा है, यह हम आपको बताने वाले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कभी खुशी कभी गम जैसा सीन क्यों है और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी क्या मंथन कर रही है, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे।
बात उस इंडिया गठबंधन की भी होगी जिसके बिखराव के संकेत हैं। क्या पीएम मोदी ने विपक्षी एकजुटता में दरार का सूत्र तलाश लिया? क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर से कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? यह इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सियासी हलचल की। बीजेपी में आज ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी से मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। मीटिंग पर मीटिंग, पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की मीटिंग, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की मीटिंग, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना, सबका एजेंडा एक लेकिन टारगेट दो। पहला 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरा 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके लिए पार्टियों के चुनावी वॉर रूम सज चुके, शहमात के ब्लूप्रिंट तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ा मंथन हुआ दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में मुख्य एजेंडा था 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह खास तौर पर आए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आमतौर पर चुनावों के ऐलानों के बाद में की जाती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल होते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें खास फोकस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर रहा। इस साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल की तरह, इसलिए बीजेपी इन चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में डी ग्रेड में शामिल है, जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली थी या जिन सीटों पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की चिंता यह है कि कांग्रेस भी उसी की हिंदुत्व वाली सियासी पिच पर खेल रही है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार यानी 2018 में बीजेपी इन 5 राज्यों में हार गई थी। जहां बीजेपी का जोर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है, तो वहीं कांग्रेस 2024 की बिसात बिछा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मंथन किया कि 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किस तरीके से किया जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेताओं के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के तल्ख बयान बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस में किस कदर मतभेद है। क्या चर्चा हुई? आज कोई इस तरह की चर्चा मीटिंग में नहीं हुई, ना गठबंधन को लेकर के ना सीटों को लेकर। जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे या 7 सीटों पर अकेले लड़ेंगे? देखिए, 2024 लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं और यही बात हुई कि मात्र 7 महीने बचे हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं। 19 पे आप 2 नंबर पर आए थे, अभी आप जोर लगाइए, आप 7 जीत सकते हैं। तैयारी 7 पर करनी है। कांग्रेस के भीतर अभी तो आम आदमी पार्टी से सिर्फ दिल्ली में ही तालमेल पर मंथन चल रहा है। इसकी अहमियत समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सीटों के मामले में खाली हाथ थे।
लेकिन कांग्रेस को जहां 22.63% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को मिले थे 18.20% वोट, जबकि दिल्ली की 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को मिले थे कुल 56.68% वोट। यानी दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी करीब 41% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंट गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को लेकर कांग्रेस लीडरशिप में ऊहापोह भी कम नहीं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ दिया था। यही नहीं, कांग्रेस को गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली बिल में इंडिया ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप आम आदमी पार्टी को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लम्बा ने बयान, दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विश्वास का संकट है। दोनों ही पार्टियों के निचले लेवल के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानों की तलवारें भांज रहे हैं। ऐसे में माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि कहीं पार्टियों के बीच पैचअप की जगह ब्रेकअप ना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। ऐसे मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना एक अहम घटनाक्रम है। तो सियासी हलचल बहुत तेज है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चल रही है उस पर उनकी नजर बनी हुई है। नीरज, सवाल तो यही है कि ये केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है अमूमन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होती है, अभी क्यों? देखिए, पहली बार ये देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी में। आमतौर पर जब चुनाव घोषित हो जाता है उसके बाद भी इस तरह की बैठकें होती हैं, या राज्य से पूरी लिस्ट पर काम हो जाता है तो यहाँ सिर्फ अप्रूवल के लिए आता है, छोटे मोटे डिस्कशंस के बाद लिस्ट पर अप्रूवल हो जाता है और लिस्ट जारी हो जाता है। लेकिन ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना तैयार की है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों की जो डी ग्रेड की सीट हैं या हारी हुई सीट हैं या उन सीटों पर जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं, उन सीटों पर चर्चा होगी और चर्चा करके एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि आखिर इस सीट का पार्टी क्या करे, कैसे इनको जिताऊ बनाए, कैसे इन पर कौन सा कैंडिडेट खड़ी करे या उन पर पहले कैंडिडेट देने पर फर्क पड़ेगा। ये तमाम वो विषय हैं जिनको लेकर अभी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही, यानी मैं जहां खड़ा हूं ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है और ठीक ऊपर 5वें फ्लोर में जो ये बैठक चल रही है उस बैठक में ये सारी बातें डिस्कशंस हो रही हैं। तो अब जब ये चीज़ें डिस्कशन होकर निकलेगी, क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ निर्णय होता है, इसका इंतजार हमें भी है, अखिलेश आपको भी है और पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को भी है कि आखिर वो क्या कंक्लूजन निकला। तो आप इस खबर पर नीरज नजर बनाकर रखें, जैसे ही कोई अपडेट होगा, जैसी कोई जानकारी आपको मिलेगी आप दर्शकों के साथ जरूर साझा करिएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी खेमे में खलबली है और इसकी वजह है शरद पवार। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के जरिए बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले शरद पवार को लेकर अटकलों का जोर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2024 में पवार क्या विपक्ष के सूत्रधार बनेंगे या बीजेपी के मददगार? मोदी को विपक्षी गठबंधन का तोड़ मिल गया है? क्या पीएम मोदी ने विपक्ष में बिखराव का सूत्र तलाश लिया है? क्या विपक्षी गठबंधन खेमे में सेंधमारी के काउंटडाउन की
शुरुआत हो गई है। क्या विपक्षी गठबंधन का बड़ा चेहरा साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले पाला बदलने वाला है? ये बड़े सवाल महाराष्ट्र की सियासत में हो रही हलचल के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों के केंद्र में हैं शरद पवार। एनसीपी बेशक दो हिस्सों में बंट गई हो, बेशक एनसीपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत और राष्ट्रीय राजनीति में कितने अहम हैं, इसे इस तरह समझा जा सकता है। पुणे में अजीत पवार से शरद पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एमवीए गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता प्लान बी यानी पवार के बगैर एमवीए की चर्चा पर जुट गए। इन सब की जड़ में 12 अगस्त को पुणे से आई ये तस्वीर है। पुणे में एक कारोबारी के घर अचानक ही शरद पवार, अजित पवार और जयंत पाटिल की बैठक होती है। बैठक के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सवाल उठने लगे। शरद पवार आखिर बार बार अजित पवार से क्यों मिल रहे हैं? क्या इस मेलजोल का नतीजा महाराष्ट्र में बड़े सियासी फेरबदल के तौर पर दिखेगा? हालांकि शरद पवार मुलाकात को पारिवारिक बैठक ही बताते रहे। शिवसेना और कांग्रेस का कहना है कि प्लान बी भी तैयार है उनके पास। इनका बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज देने में से प्लान की है, ये बताया। पवार की सफाई के बाद भी सवाल थमे नहीं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सीनियर पवार अब रोटी पलटने वाले हैं, और इस सवाल को कांग्रेस के दो नेताओं ने हवा दी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी ने अजित पवार को सीएम बनाने के लिए शर्त रखी है। बीजेपी शरद पवार को साथ लाने पर ही अजित पवार को सीएम बनाएगी। अजित पवार के जरिए शरद पवार को केंद्र में कैबिनेट दर्जा देने का ऑफर है। सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर है। जयंत पाटिल को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव है। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्रीचे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही, अशी ही माहिती समोर येते है। दरअसल इसी साल 2 जुलाई को अजित पवार शरद पवार से बगावत कर बीजेपी की गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। उसके बाद 15 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार की पहली मुलाकात हुई। 16 जुलाई को फिर अजित पवार गुट के नेता शरद पवार से मिले। 17 जुलाई 2023 को तीसरी बार अजित पवार से मिले। 12 अगस्त को हुई चौथी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में तनाव है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता कह रहे हैं अजित पवार से शरद पवार की मुलाकात से भ्रम पैदा हो रहा है। जनता में जो चर्चा है, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को दिखाया जा रहा है, उसमें लोगों में संशय पैदा हुआ है और वही अलायंस में सबसे बड़ा तकलीफ का इशू होता है। शरद और अजित पवार की मुलाकातों का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बहुमत में है तो आखिर बीजेपी को बड़े पवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका कनेक्शन मिशन 2024 से जुड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें, शिवसेना को 18 सीटें, एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली। लेकिन महाराष्ट्र में अब सियासत के समीकरण बदल चुके हैं। उद्धव बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि शिंदे को तोड़कर बीजेपी ने उद्धव को कमजोर किया है। अजित पवार भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि विधान परिषद के 2 चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। कस्बा पेट, पुणे, कोल्हापुर जैसे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं मिले। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। और इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार सबको ऑफर दे सकते। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। उनका जो कद अवदाय बहुत बड़ा है, तो ये अजित पवार, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने के लिए शरद पवार का साथ होना जरूरी है।
हालांकि बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को पवार खेमे की तरफ से बार बार खारिज किया जा रहा है। फिलहाल पवार खेमे की तरफ से बीजेपी से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया जा रहा है, लेकिन पवार की पॉलिटिक्स समझना किसी के लिए भी एक बड़ा रहस्य रहा है। और एनसीपी से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर आ रही है। जेल से रिहाई के बाद नवाब मलिक से मिलने के लिए पहुंचे हैं अजीत पवार। आपको पता है नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद थे। 14 अगस्त को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और जेल से रिहाई के बाद यह मुलाकातों का सिलसिला इसलिए शुरू हो रहा है ताकि उन्हें अपने खेमे में लाया जाए। नवाब मलिक जो कि एनसीपी के बड़े नेता हैं, कोशिश ये की जा रही है कि उनको अपने खेमे में लाया जाए। खबर यह भी आई थी कि शरद पवार ने फोन पर बातचीत भी की थी नवाब मलिक से और अब अजीत पवार की यह मुलाकात। रौनक कुकड़े से समझते हैं इस मुलाकात का मतलब क्या है। रौनक जी देखिए अखिलेश, मुख्य तौर पर जिस तरह से अजीत पवार ने भी मुलाकात की है नवाब मलिक के अभी बेल पर आने के बाद, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया सुले सबसे पहले जैसी ये खबर आई थी कि नवाब मलिक को बेल मिल गई है, उसके तुरंत बाद अस्पताल में चूंकि वो भर्ती थे और जैसे ही कोर्ट जेल की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद सुप्रिया सुले ने सबसे पहले मुलाकात की और अब दोनों गुट की तरफ से नवाब मलिक किस पाले में आते हैं इसको लेकर ये जद्दोजहद जो वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाब मलिक फिलहाल अपनी सेहत को लेकर बेहद ही संवेदनशील है और वो जिस बिना पर उन्हें बेल मिली है किडनी के ऑपरेशन के लिए, उसको लेकर वो पहले ऑपरेशन कराने वाले और उसके बाद ही राजनीतिक को लेकर कोई वो अपना फैसला लेंगे। लेकिन देखने मिल रहा है कि अजीत पवार आज खुद उनके घर जाकर मुलाकात करते हैं तो साफ ये संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि एक एक विधायकों को अजीत पवार को अपने पाले में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कुल मिलाकर तस्वीर ये नजर आ रही है कि जो दोनों गुट वहां पर हैं एनसीपी में, वो डोरे डालने का काम कर रहे हैं नवाब मलिक पर। क्या जानकारी आपको मिल रही है, इनसाइड स्टोरी क्या है, किसके करीब ज्यादा दिख रहे हैं नवाब मलिक? जी देखिए मुख्य तौर पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नवाब मलिक के करीब के सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह की भूमिका शरद पवार फिलहाल लेते हुए दिख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नवाब मलिक नाराज दिखाई देते हैं और वो ये चाहते हैं कि शरद पवार अपनी कोई स्ट्रेट लाइन ले। लेकिन शरद पवार की भूमिका कभी वो अजीत पवार से मिलते हैं, कभी वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते, तो इसको लेकर नवाब मलिक की निश्चित तौर पर नाराजगी है। हालांकि वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसाइड स्टोरी यही है कि आने वाले कुछ दिन का इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला नवाब मलिक लेते हुए दिखाई देंगे। चलिए रौनक, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।